बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। दोनों सियासी जमातों के दरमियान बजट तजावीज़ पर इत्तफाक न होने से ये सवाल पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर बजट मंजूर करवा लेगी या नहीं, या फिर माजी की तरह कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय पा जाएगा। गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशी अमूर तज्जियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हाफिज़ तारिक खलील साहब। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया है तज्जियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करूँगा। IMF के दबाव और सियासी इत्तेहादियों के इख्तलाफात, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के बायस क्या हुकूमत नए टैक्सेस के बगैर बजट पेश कर पाएगी, और क्या आवाम को फिर नए बोझ का, नए टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा, या कुछ रिलीफ आप देख रहे हैं इस बजट में? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये बजट तो ऐलान होगा 10 तारीख को, और आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो उस बजट में नजर आएंगे। अगर पिछले कोई 15 सालों के बजट देख लिए जाएं, सन 2010 से लेके सन 2025 तक के जो बजट हैं, कुछ 16 बजट आए हैं उन 15 सालों में। अगर उनकी बुनियाद के ऊपर आपके सवालात का जवाब सामने रखूं, तो विफाकी हुकूमत में तो हमने यही देखा है कि टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ाया जाता है, बिजली का रेट बढ़ता है, गैस का रेट बढ़ता है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ जाता है। 2010 का अनवर साहब मैंने इसलिए साल चुना क्योंकि उस साल हुकूमत ने या हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास की जी। अब देखिए 18वीं तरमीम के बाद होता क्या है कि वजीर खजाना जो हैं वो नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होते हैं, और इस साल शायद वो ऐलान कुछ इस किस्म का करेंगे कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान की आमदन 17,000 अरब की होगी जी। और उसके कोई 30 साल के बाद हमें बताया जाएगा कि उस 17,000 अरब में से 8,500 अरब 18वीं तरमीम के तहत सूबों को बांट दिया जाएगा, और कोई 8,500 अरब जो है वो सूद के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। तो 17,000 के बाद विफाकी हुकूमत के पास तो कोई पैसा टका बचता नहीं जी। अब हम सारे उम्मीद कराए बैठते हैं कि भाई बजट आने वाला है कि शायद कोई रिलीफ मिलने वाली है। विफाकी हुकूमत के पास तो आप सोचिए कि टैक्स जो वसूल होता है जी। वो आप समझिए कि आधा निकल जाता है सूबों की तरफ और आधा निकल जाता है सूद की तरफ जी। तो तवक्को रखना कि विफाकी बजट से आपको और मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा, ये तवक्को रखने वाले की गलती है, ये हुकूमत की नहीं। दुरुस्त। हाफिज साहब जी सर। हाफिज साहब आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने भी जो रोशनी डाली, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो अदाद शुमार है वो तो ये बताते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल है। मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात हैं, आज मुलाकात भी है। अददी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है, उनके बगैर बजट पास करवा लेगी हुकूमत, और अगर बजट पास करवा लेगी तो क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा? अनवर रज़ा, आप पार्लियामेंट को कवर करते हैं और बड़ी एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी यही मामला पेश हुआ था पीपल्स पार्टी का जी। कि पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के मौके पर कुछ डिमांड्स लेकर आ गई थी और मशरूत कर दिया था कि अगर ये मुतालबात मंजूर ना हुए तो बजट मंजूरी में हम शामिल नहीं होंगे। मुतालबात क्या थे? आज भी तकरीबन वही मुतालबात हैं। असल एक बड़ा मुतालबा उनका ये PSDP का है कि PSDP में जो सिंध के मंसूबे हैं उनके लिए रकूम जो है वफाक जो है वो अपना शेयर डाले। उसमें क्या है, सूबाई शाहराहें हैं, बड़ी सूबाई मोटरवेज़ हैं, और उसमें एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट उनका कंपोनेंट है हाउसिंग के शोबे का, वो है 20 लाख घर तामीर कर रहे हैं। 2011 में जब सैलाब आया था जी, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया था कि वो मुतासिरा लोगों को घर बना कर देंगे। उसके तहत वो 20 लाख घर बना रहे हैं। ये 20 लाख घरों की तामीर जो है उसमें वो ये कहते हैं कि वफाक अपना शेयर डाले और अपना हिस्सा डाले। ये दो तो बड़े मुतालबात हैं उनका। PSDP क्योंकि हुकूमत की जो पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम है, आप देखें कि उसमें उसको लीड कर रहे हैं नवीद कमर जो साबिक वज़ीर ख़जाना है।
उसमें शामिल हैं सैयद मुराद अली शाह जो सिंध के वज़ीर आला हैं, उसमें शहरी रहमान है जी। ठीक है। और वज़ीर आला इसलिए बैठ रहे हैं कि PSDP के मंसूबे हैं कि जिसके लिए वो शेयर मांग रहे हैं कि भाई वफाक अपना शेयर दे। और इसके साथ अब एक और मामला जो इस वक्त बाइस नज़ा है और कंट्रोवर्सी का बाइस बना हुआ है दोनों पार्टियों के दरमियान, वो है BISP, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये नया स्टेटमेंट भी है, ये नया प्रोग्राम आ गया, ये नया एक तनाज़ा पैदा हो गया। आपने राना सनाउल्लाह की बात की, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि पंजाब में इस प्रोग्राम के ज़रिए करप्शन बढ़ी है, और दूसरा ये कहते हैं कि जिस सूबे को ये प्रोग्राम चलाना है वो चलाए अपने वसाइल से, उसको और लोगों को भकारी बनाया जा रहा है। ये 3-4 बातें की उन्होंने बड़ी क्लियरली, जिसका मतलब ये है कि वफाक एक माइंड तैयार कर चुका है, अपना जहन साजी कर चुका है कि BISP जो है सूबों को मुंतकिल किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी इसे अपना रेड लाइन करार दे रही है इस प्रोग्राम को। पहले भी जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने इसका नाम उतार दिया था और बेनज़ीर की जगह एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया था, बड़ा एहतजाज किया था इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने उसने नाम नहीं तब्दील किया था। जब जो ही मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने जो पहली डिमांड थी कि बेनज़ीर का प्रोग्राम जो है, बेनज़ीर के नाम के से मंसूब जो प्रोग्राम है उसको उसी तरह बहाल किया जाए, वो हुआ। अब देखें ये जो 700-800 अरब रुपए का प्रोग्राम, अब वो वफाक ये कहता है कि भाई कि जब हम आपको पैसे NFC के, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे अभी डॉक्टर फर्रुख सलीम कि 8,000 अरब रुपए जो हैं वो चले जाते हैं सूबों को, और बाकी सूद की मद में तो वो बाकी सूद की, तो ये जो सूबों को पैसे जा रहे हैं वो कहते हैं कि भाई जिस सूबे को चलाना है वो चलाए अपना प्रोग्राम। लेकिन यह है कि वफाक के ऊपर बोझ डालना, ये वो कहते हैं अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए पहले उनकी ये डिमांड थी, मरकज़ की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि NFC में पंजाब सूबे जो हैं वो मरकज़ के लिए अपना शेयर डालें, एक अलग वो एक कंपोनेंट बनाएं ताकि मरकज़ जो है वो चलता रहे, क्योंकि मरकज़ के बाद पैसे नहीं बचते। अब आज़ाद कश्मीर और GB का भी मामला आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर और GB को हम NFC अवार्ड में से भी पैसे दिलवाएंगे। ये भी एक बाइस नज़र बात बनी हुई है, ठीक है। और उनके जो पीपल्स पार्टी कहती है जी आप हमारा हिस्सा तो कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। सही। बैरिस्टर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे बताइएगा हुकूमती अखराजात बढ़ते हैं और आमदन कम होती है, और ऐसे में हमें अगले बरस इसी साल हमें IMF की तरफ भी बढ़ना है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए माशी मसाइल के साथ साथ सियासी मसाइल भी बढ़ रहे हैं और हम मजीद जो बोझ है वो आवाम अब बर्दाश्त करेगी इस बजट में भी? देखिए सियासी मसाइल तो बिल्कुल एक अलग बात है। सियासी मसाइल तो बहुत सारे ममालिक में होते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सियासियत का और सियासी मसाइल का बहुत इम्पैक्ट होता है किसी भी मईशत के ऊपर या वहाँ पे किसी भी चीज़ की ट्रेड के अंदर उस मुल्क के साथ। लेकिन फिर भी ऐसे ममालिक भी हमारे सामने मौजूद हैं जहाँ पे सियासी हलचल तो बहुत ज़्यादा है, सियासी कशीदगी भी है, लेकिन उनकी इकॉनमी ठीक चल रही है, उनकी किसी वजह से ग्रोथ हो रही है, उनकी मईशत का पहिया चल रहा है, उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और तो इस वजह से हम सिर्फ इस एक एक्सक्यूज़ के पीछे ढाल नहीं इसको सामने बना सकते कि क्योंकि थोड़ी सियासी कशीदगी है मुल्क के अंदर या सियासी तनाव रहा है इतने अरसे, इस वजह से इकॉनमी ठीक नहीं चल रही। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे सियासी कशीदगी चल रही है, तकरीबन जंगें चल रही हैं, इंटरनल वॉर्स चल रही हैं, जिनकी ग्रोथ रेट जो है वो 6.2-6.8% पे है। इंडिया में कितनी कशीदगी रही कुछ अरसा, ग्रोथ रेट अभी भी इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि सियासी हालात क्या हैं, इलेहदगी पसंद तहरीकें तक चल रही हैं, लेकिन एक इकनॉमिक ग्रोथ रेट चलता रहा। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उनके वो सिर्फ हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से वो कनेक्टेड तो हैं, लेकिन सिर्फ उन पे मुनसर नहीं है। आप अच्छी पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे, आप टैक्स सेट इम्प्रूव करेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बैरिस्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। चलिए मैं डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब की तरफ बढ़ता हूँ। टेक्निकल इशू है, बैरिस्टर साहब की आवाज़ को चेक कीजिएगा। डॉक्टर साहब
टैक्स टू जीडीपी 13% करने की बात की जा रही है, और इतने टैक्सेस के बावजूद भी हुकूमत सेहत, तालीम और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और पीने के साफ पानी को भी फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। और दूसरा, पीएसडीपी को गुज़श्ता कई सालों से एलोकेशन के मुताबिक खर्च ही नहीं किया जा रहा, और वो पैसे आप बताएं कहाँ जाते हैं। मनसूबों में कई कई सालों तक इल्तवा भी आता है। तो इस तरह हम पीएसडीपी के जो मनसूबे हैं उनमें इस दफ़ा भी इजाफे की बात की जा रही है, उनको भी कम कर सकते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से हम आवाम को सब्सिडी दे सकें, रिलीफ फराहम कर सकें। जी, दो सवाल पूछे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं दोनों सवाल। पहली बात तो बीआईएसपी के हवाले से। देखिए, बीआईएसपी का प्रोग्राम जो है ये पिछले कई सालों से इसमें बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। इसमें बहुत लोग जो ऑलरेडी वफात पा चुके हैं उनको ये प्रोग्राम दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं बैरून मुल्क सफ़र करते हैं उनको भी ये प्रोग्राम दिया जा रहा था। कोई 8 लाख नाम तो 3 या 4 साल पहले जब एफआईए की रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें लिस्ट में से वो निकाले गए। कोई 141 अरब रुपया बताया जाता है कि वो गलत जगह पे जो है वो स्पेंड कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे रिस्क कर रहे हैं जिनके पास बड़े बड़े असासे हैं। सरकारी मुलाजमीन जो है उनको इसमें से पैसा दिया जा रहा था। सरकारी मुलाजमीन के जो अहले खाना हैं उनको इसमें से पैसा दिया जा रहा था। तो ये बीआईएसपी सारा का सारा बोझ जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर है, जैसे कि 850 अरब बताया गया, और जो लेने वाले हैं वो सब सूबों में रहते हैं। तो लॉजिकल बात तो ये बनती है कि सूबे जो हैं अगर वो बीएसपी चलाना चाहते हैं, क्योंकि बेनिफिशरी जो हैं जो वसूल कर रहे हैं लोग वो सब सूबों में रहते हैं, वो इस्लामाबाद में तो नहीं रहते। अच्छा, दूसरा ये पीएसडीपी वाला जो मामला है, जो तरक्याती मंसूबों वाला मामला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसका ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है, बजट आएगा 10 तारीख को, लेकिन इसका ऐलान कोई 2 दिन पहले कर दिया गया। ये 4.3 खरब रुपए है, 4,300 अरब रुपए। अब ये इसका हुजम देखिए कि अगर ये वाकई सही सिमत में खर्च कर दिया जाए तो मैंने जो अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं प्लानिंग कमीशन से, 4,300 अरब रुपए के हम 11,000 नए स्कूल बना सकते हैं। तकरीबन 10 करोड़ रुपए का वो स्कूल बनाते हैं। कोई 6,500 वो बेसिक हेल्थ यूनिट या मिनी अस्पताल बन सकते हैं, वो 15 करोड़ का एक बनाते हैं। कोई 45,000 किलोमीटर जो है वो नई रोड्स बन सकती हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट की शक्ल बदल सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने एमएनएस और एमपीएस को बना दिया है ठेकेदार, उनको हमने बना दिया है प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको हमने बना दिया है कॉन्ट्रैक्टर। असल में ये रकूम जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के जो शहरी हैं, जो सिटीजन हैं, उनके लिए वैल्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए की गई। और यकीन कीजिए अब 169 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये 4,300 अरब उनमें बांट दिया जाता है तो हर डिस्ट्रिक्ट को 24 अरब रुपया सालाना मिलता है, 24 बिलियन रुपीज। आप सोचिए कि अगर वो 24 अरब रुपया अपनी डिस्ट्रिक्ट में खर्चें, अब एक डिस्ट्रिक्ट में कोई 13-14 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, कोई 4-4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है, उस डिस्ट्रिक्ट की हालत बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। मैंने ये सवाल साथ साहब से पूछा था, ये भी बताइएगा कि क्या हम आईएमएफ के बगैर चल सकते हैं? आप देखें ना, मुझे तो जो आपने अदाद शुमार खदो खाल रखे बजट के, उसके मुताबिक तो लगता है कि शायद हम फिर नए प्रोग्राम में भी जाएंगे और ज़्यादा कर्जा भी लेंगे। देखिए, मैं सवाल आईएमएफ पे बात करने से पहले जो भी क्या हम चलना चाहते हैं उसके बगैर, जी 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 सवाल मुझसे जी डॉक्टर साहब आपसे सवाल किया था। जी, सवाल ये बनता है कि क्या हम आईएमएफ के बगैर चलना चाहते हैं या नहीं। जी, हम बिल्कुल आईएमएफ के बगैर चल सकते हैं। जितने वसाइल इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, मैंने अभी 4,300 अरब रुपए का आपसे जिक्र किया, उससे क्या कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। तो वसाइल मौजूद हैं। अब 25 दफा तो हम आईएमएफ के पास जा चुके हैं। पहला प्रोग्राम 1958 का मुझे याद आता है, जो पहला प्रोग्राम हमने किया। अब आप सोचिए कि बीमार मईशत है, बीमारी भी वही है, 25 दफा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर वही नुस्खा लिख के देता है, एग्जैक्टली वही दवा होती है कि टैक्स बढ़ा दें, बिजली का रेट बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें,
اور اس بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا. تو خدایا ڈاکٹر کا بھی کوئی مینٹل ایگزامینیشن کرے کہ وہ دوا 30 دفعہ وہی کے دیتا ہے, اور جو دوا وصول کر رہا ہے اس کی بھی ایگزامینیشن کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو, 25 دفعہ آپ کو یہ بیماری ہو چکی ہے اور وہ بیماری کا علاج نہیں ہو رہا, تو بھیا کچھ دماغ سے سوچ بھی لو. درست. بیرسٹر صاحب, ہم نے پولیٹیکل ایشوز پر بھی بات کرنی ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا, حالات ایسے بنتے ہیں کہ پھر عوام اپنے ہی حقوق کے لیے باہر سڑکوں پر آئے, ایسا بھی کوئی منظر آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو سیاسی موومنٹ اس کے اوپر سے, اس کے اندر سے چلے گی یا نہیں چلے گی, اس کے اوپر تو ہم سب آپس میں کیاسا رائی کر سکتے ہیں. اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول ہوگا, اس میں دیگر فیکٹرز کا رول ہوگا, واقعی کتنی مزید بجٹ کے اندر مہنگائی آتی ہے اس کا رول ہوگا. لیکن جو بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, اگر آپ کی اجازت سے میں اس پہ تھوڑی سی مزید بات کر سکوں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست میتھ بتایا جس کے تحت ہم اس 4.3 ٹریلین روپیز کو جو ڈاکٹر صاحب نے گنوایا, ہم اگر ڈسٹرکٹس کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو وہ کتنے زیادہ کارآمد ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اس کو لوکل گورنمنٹ کے تھرو اگر ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ سٹرکچر ہو پاکستان کے اندر, جو ہمارے آئین کی منشا تھی 18ویں ترمیم کے بعد, جس کے بعد ہم 10 ترامیم کر چکے ہیں لیکن ہم نے لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کانسیکوینسز کوئی نہیں لکھے. ہم نے جب لاسٹ ٹائم ایک بڑا پولیٹیکل کنسنسس کیا تھا فیڈرل پاورز کے اوپر کہ وفاق صوبے دیگر اس ملک میں کیسے چلیں گے, جب بڑا کنسنسس ہوا تھا پولیٹیکل, تو وہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تب ہوا تھا, جس میں ایک شک یہ تھی کہ ہم نے بہت ساری چیزیں وفاق سے لے کے صوبوں کو دے دیں, جس میں ایجوکیشن تھی, جس میں ہیلتھ کیئر تھی, اور اس وجہ سے دیں کہ آرٹیکل 140A انکلوڈ کیا گیا 140 الف, جس کے تابع یہ بات لازم کر دی گئی کہ پروونسز یہ پیسے اپنے پاس اپنے پروونشل کیپٹلز میں نہیں رکھیں گے بلکہ لوکل گورنمنٹس بنائیں گے, اور آئین میں لکھا گیا کہ اس کے اندر پولیٹیکل, فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو آٹونومی ہوگی اس لوکل گورنمنٹ کے اندر. لیکن کانسیکوینس نہیں لکھا گیا کہ اگر کوئی صوبہ نہیں بناتا لوکل گورنمنٹ اور اس کو نہیں پولیٹیکلی اور فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی آٹونومس کرتا, تو پھر اس صوبے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی اس کا NFC میں سے شیئر کٹے گا, کوئی اس کے اوپر اور کانسیکوینس ہوں گے, کیا ہوگا؟ اور کیونکہ آئین میں کانسیکوینس انویژنڈ نہیں تھا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 16 سال کے اندر ہر پولیٹیکل جماعت کی حکومت آئی, نون لیگ کی آئی, پیپلز پارٹی کی آئی, PTI کی آئی, آج بھی مختلف صوبوں میں موجود ہے, لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے مؤثر لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس نہیں کیا, کیونکہ پھر وہی کرنا پڑے جو ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ جو پیسے آپ کو ریسیو ہوں وہ آپ کو متعلقہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کے لیے, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو, آپ کو ان کے متعلقہ ڈسٹرکٹس میں ان لوکل الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے تابع آپ کو مختص کرنے پڑیں. تو میں بالکل بات سے ایگری کرتا ہوں, اور اس کا پولیٹیکل سولوشن اب جب کہ ہم پھر ایک ترامیم کے پچھلے 2-3 سال میں ہم نے کیے ہیں اور پارلیمنٹ کے پاس نمبرز ہیں ترمیم کرنے کے, تو وہ اس چیز کا کانسیکوینس ضرور سوچیں کہ کیوں نہ ہم آئین میں یہ پابند کر دیں صوبوں کو کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو مؤثر بنائیں گے, اور فنڈز جو وفاق سے مل رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی کانسیکوینس ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ کچھ بہتر تجویز ہو. حافظ صاحب, ہم نے سیاسی ایشو پر بھی بات کی, عددی اکثریت موجود ہے حکومت کے پاس, تو کیا پیپلز پارٹی کے بغیر ایسا ممکن ہے کہ وہ بجٹ پاس کروا لے اگر معاملہ حل نہ ہوا تو؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جو تعلقات کار ہیں وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ اتنی بڑی خلیج پیدا ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کی منظوری کے مرحلے سے باہر آ جائے گی. اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اس کے پاس کوئی ایسا آپشن بھی نظر نہیں آتا کہ وہ PMLN سے اتحاد توڑ کے PTI کی طرف, جس طرح بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں اور اس امکان کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان میں رابطے جاری ہیں. دیکھیں, رابطے تو ہوتے ہیں اور سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے, لیکن یہ اس حد تک رابطے نہیں ہو سکتے کہ پیپلز پارٹی اور PTI جو ہیں وہ اکٹھے پارلیمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ کے خلاف ایک فرنٹ کے طور پر بیٹھ جائیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے, اگر ہم پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بات کریں کہ 132 سیٹس ہیں PMLN کی اور 74 ہیں پیپلز پارٹی کی, اور دیگر پارٹیوں کو ملا کے یہ ٹوٹل جو اتحادی جماعتوں کی سیٹیں بنتی ہیں 244 240
ठीक 244 में से 74 अगर माइनस भी हो जाए, जिसकी कोई इम्कान नहीं है, इम्कान नहीं। अगर 74 माइनस भी हो जाए तो ये 70 सीट 170 सीट्स और हुकूमत को चाहिए 169 169। फाइन। ये देखिए फाइनेंस बिल जो है वो एक आम लेजिस्लेशन होती है ठीक है। और सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। ठीक। 169 जो है वोट हुकूमत के लिए हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। पीटीआई से भी आ सकते हैं वोट, आ सकते हैं। और ये सिटिंग एमएनएस जो है वो वोट देते जी, हैं, बिल्कुल। जो भी हाजिर हों, जो ऐवान के अंदर मौजूद हो, जो ऐवान के अंदर मौजूद। डॉक्टर साहब, तो ये सूरत हाल जो है मुझे नजर नहीं आती कि इनके दरमियान इत्तेफाक। डॉक्टर साहब, नए बजट में कितने टैक्सेस लगते आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी हम एज्यूम ही कर सकते हैं, और पीडीएल की आमदन जो है वो 1.5 खरब रुपए है, जो आईएमएफ के हदफ से भी 150 अरब रुपए ज्यादा है। क्या इससे लेवी की मद में इतनी रकम निकलवाई जा सकती है कि मजीद अवाम पर बोझ डाला जाए, क्योंकि हुकूमत इन्हीं पैसों से अपने अखराजात और अपनी अदायगियों को इस्तेमाल करती है ये पैसे? जी, दो चीजें हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो टैक्स का जाल है उसमें ऑलरेडी फंसा हुआ है। यहाँ पे जो असल मर्ज है वो टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं है, वो हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात का इशू। हुकूमत ये कहती है कि शायद रेवेन्यू कम इकट्ठा हो रहा है। देखिए, आज से 20 साल पहले का जो बजट था उसको अगर आप निकाल के देखें तो उसमें हुकूमत ने खुद से जो टैक्स का हद रखा था वो 1000 अरब का था, 1 ट्रिलियन रुपीज। अब पिछले साल हमें हुकूमत ये बता रही है कि लगभग 14,000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया गया। तो आप सोचिए कि 1000 अरब से टैक्स कलेक्शन पहुंच गई है कोई 14,000 अरब पे। तो मामला टैक्स का नहीं है, मामला हुकूमती अखराजात का है। फिर आईएमएफ का जिक्र कर दिया जाता है। देखिए, आईएमएफ हुकूमत को ये नहीं कहती कि आप 2,500 अरब रुपए का बिजली के शोबे में नुकसान कर दें। आईएमएफ हुकूमत से ये नहीं कहती कि आप 3,500 अरब का गैस के शोबे में नुकसान कर दें। आईएमएफ हुकूमत से ये भी नहीं कहती कि आप एयरलाइन के टिकटें बेचें और उसमें कोई 850 अरब रुपए का नुकसान कर दें। हुकूमत को ये भी आईएमएफ नहीं कहती कि आप 117 स्टेट और एंटरप्राइजेज चलाते रहें और उसमें 6,000 अरब का नुकसान कर दें। तो ये देखिए, मामला नुकसानात का है, मामला रेवेन्यू का नहीं है। टैक्स नहीं बढ़ने चाहिए जहाँ पे हुकूमती अखराजात और नुकसानात कम करने हैं। डॉक्टर साहब, आप हुकूमती अखराजात के हवाले से बनाई गई कमेटी के मेंबर भी थे और आपने प्रपोजल्स भी हुकूमत के सामने रखी। क्या उन प्रपोजल पर अमल दरामद हो चुका है? देखिए, उनके मुफाद में नहीं है ये चीजें। वहाँ पे जो मामला उठता है वो ये उठता है कि चलिए एक बाबू को अगर 300 लीटर मिल रहा है तो उसको हम 250 लीटर कर देते हैं। ये मामला है 2,500 अरब रुपए का जो बिजली के शोबे में नुकसान हो रहा है। ये मामला है कोई 6,000 अरब रुपए का जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में नुकसान हो रहा है। ये बाबू का पेट्रोल कार्ड देना और फिर कोई जो फ्यूचर में नौकरियां आने वाली हैं ये कहना कि हम मजीद भर्तियां नहीं करेंगे, इससे कोई ये ना तीतर ना बटेर, नीदर हियर नॉर देयर, इसका कोई मामला नहीं। तो असल मामला ये है कि आपने जो जाल बिछा रखा है जिसमें आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले वो सारे स्टेट ओन एंटरप्राइज में लगे हैं और नुकसान हुए चले जा रहे हैं और नुकसान हुए चले जा रहे हैं। और फिर अभी जो बैरिस्टर साहब ने कहा, देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो ढांचा हमारे सामने आता है उसमें 5 हुकूमतें हैं। एक हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत, उसकी जिम्मेदारी है कि आप कर्जा लिए चले जाएं, कर्जा लिए चले जाएं। अब वो 16 साल से यही हो रहा। 16 साल पहले जो आपका और मेरा जो कौमी कर्जा था वो 10,000 अरब का था, आज वो 100,000 अरब पे पहुंच गया। तो वफाकी हुकूमत कर्जा लिए चले जाए और बाकी 4 हुकूमतें जो हैं वो बैठी उसको खर्चा किए चले जाएं, खर्चा करे चले जाएं। तो ये वाला ढांचा जो है जिसमें एक हुकूमत जो है वो कर्जा लेती है और 4 हुकूमतें वो खर्च करती हैं, ये ढांचा जो है ये सस्टेनेबल ये चल नहीं सकता। बैरिस्टर साहब डॉक्टर साहब ने हमेशा एक बात कही है और बड़ा इंडिकेट किया चीज़ों को बेहतर करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर एमएनए को गवर्नमेंट जो है वो 100 करोड़ रुपया देती है और जो है हर एमपी है उसके लिए 30 करोड़ रुपया उन्होंने मुख्तस किया है। और अब पीएसडीपी में कराची के लिए भी मनसूबों के लिए वफाक पैसे रखती है। इसे समझते हैं आप ये एक सियासी रिश्वत है? इससे बेहतर है कि हम बल्दियाती निज़ाम को, जो आप भी और डॉक्टर साहब भी बात करते हैं, हाफिज साहब भी, उसे मजबूत करें ताकि रियल मायनों में
मायनों में जो पैसे का जो तरक्याती कामों पर लग सके? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये प्रॉब्लम जो है ये रेवेन्यू का नहीं, ये प्रॉब्लम एक्सपेंस प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, दीगर चीज़ों से बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि अगर किसी मुनासिब तरीके से अगर स्पेंड किया जाए तो हमने देखा है कि माजी के ही कुछ ऐसे साल थे जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी ग्रोथ रेट्स भी दिखाई और दीगर भी परफॉर्मेंस की। बात जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ये सिस्टमैटिक इशू है। 18वीं तरमीम के बाद से अब तक हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे, हो सकता है 18वीं तरमीम बोनाफाइडे हो, यानी कि जिन लोगों ने बनाई उनका वाकई ख्याल हो कि ये बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद से अब तक हमने बहुत सारे उसके अंदर मसाइल देखे हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया तो सबको ये अंदाज़ा हुआ कि हम एक नेशनल हेल्थ केयर SOPs इशू नहीं कर सकते क्योंकि हेल्थ केयर डिवॉल्व हो चुकी है सूबों की। तो पंजाब ने इरादा फैसला करना है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, और सिंध ने इरादा फैसला करना है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां से कराची से लाहौर की 5 फ्लाइटें रोज आती हैं, तो कैसे पॉलिसी को इकट्ठा एक सारा करें, जिसकी वजह से हमने एक NCOC जैसी एक लीगल क्रिएशन करनी पड़ी, क्योंकि 18वीं तरमीम के इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स थे। इसी तरह NFC अवार्ड के बाद ये जो कलेक्शन सिस्टम है, सूबों के पास सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करने की एबिलिटी है, अगर वो नहीं कर रहे तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ये बात 18वीं तरमीम के बाद पता चली कि फेडरल NFC एक्सपेंडिचर से तो काम हो रहा है, लेकिन जो सूबों ने अपनी रेवेन्यू कलेक्शन करनी थी वो उस लेवल पे नहीं है कम अज कम जिस पे सब एक्सपेक्ट शायद कर रहे थे। तो आई थिंक एक रीजनेबल आर्गूमेंट है कि हमें 18वीं तरमीम के पॉलिटिकल सिस्टम को रिविजिट करना चाहिए, और वो सुकम जो हमें पिछले 16 साल के एक्सपीरियंस के अंदर नए उनको किसी तरीके से ठीक करना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे ठीक करें, NFC अवार्ड को वापस रिविजिट करें नहीं करें, कुछ चीज़ों को जो वफाक के पास हैं उनको सूबों को देना चाहिए, जो सूबों के पास हैं उनको वफाक के पास होना चाहिए। इस एक सिस्टम को रिकंसिडर, और अगर कर ही रहे हैं तो 2-3 और भी चीज़ें हमने रिसेंटली कर सकते हैं। तो ये तो एक मेरिटोरियस आर्गूमेंट है। सवाल ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं ये वही ये ऑथर्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट की हुकूमत है इस वक्त। 18वीं तरमीम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मेन इत्तेहाद था, जिसको ज्वाइन करके 18वीं तरमीम फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्वाइन किया, जिन्होंने 18वीं तरमीम ड्राफ्ट की। तो भाई बैठे हुए हैं ना, इनको बताया जाए कि मसले हैं, और 2-3 तरमीम ये कर चुके हैं, अगली दफ़ा में इन मसलों को ठीक कर लें। सही सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हाफिज तारिक खलील साहब, फरमाइएगा कि क्या माशी इशूज़ के साथ साथ सियासी इशू, 18वीं आईनी तरमीम, NSC अवार्ड, ये भी एक बजट की तैयारी में और बजट को बेहतर पेश करने में एक बहुत बड़ा इशू है? देखें, ये हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ जाना है और उसी की बात कर रहे हैं हम। बजट जो है एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, और वो बताता है कि मुल्क जो है उसकी समत क्या है, इक्तिसादी समत क्या है, और उसके मुस्तकबिल के इरादे क्या है। ये मुतय्यन करती है एक साल के लिए तमाम अहदाफ। अब हम ये देखते हैं कि भाई कि ये तमाम हुकूमत जो है वो इस वक्त पुरअज़्म है कि मुल्क में इक्तिसादियात जो है आगे बढ़े, कारोबार जो है हुकूमत से लेकर जो है जो कारोबारी लोग हैं उन तक जाना चाहिए, और ऐसी जामे इस्लाहात हों कि जिससे टैक्स बेस भी बढ़े और मुल्क का इक्तिसादी निज़ाम मुस्तहकम हो। लेकिन उसके बावजूद जो है ये तासुर जो है ये जागज़ी नहीं हो सका, और मौजूद है कि इक्तिसादियात उस तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ रही जिस अज़्म का हुकूमत इजहार कर रही है, के बावजूद इसके कि हमने गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC जैसे अदारे बनाए, हमने यहाँ पर जो है वो CPEC 2 को शुरू किया, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर कहीं विज़िट कर चुके हैं, मुख्तलिफ जो है सतह पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी भी काम कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो नताइज जो हैं, जो नताइज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे मुल्क में। उसकी वजह ये है कि उसकी एक जो बड़ी वजह है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसके बारे में ये तासुर है कि जब तक कि सरमाया वहाँ फ्लोरिश करता है जहाँ सियासी इस्तेहकाम हो, अमन व अमान हो। हमारे यहाँ आप सब एक बड़ा मुझे ये बताएं कि क्या अगर हमने मुल्क को बेहतर समत पर माशी तौर पर लेके जाना है तो फिर जो सियासी जमातें हैं
हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए? कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गवर्नमेंट बात नहीं कर सकती बिल्कुल, देखिए, हालात बेहतर करने के लिए? बिल्कुल, देखें जिस तरह से हमने दहशत गर्दी के खिलाफ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और तमाम जमातों को इस पर उन्होंने इत्तफाक राय किया था, उस पर दस्तखत किए थे, खुद इमरान खान ने भी इस पर दस्तखत किए थे। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर ने एज ए अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने ये ऑफ़र की थी इमरान खान को कि आए हम मिसाक मईशत पर दस्तखत करते हैं। एक जामे और एक मुंजबित और एक बड़ी हिकमत अमली के तहत एक कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत को चलाने के लिए मिसाक मईशत जो है आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी इक़्तिसादी पॉलिसियों पर कौमी इत्तफाक राय आपने माशे अपना की बात की, मिसाक मईशत की बात की, मैं ज़रा साद साहब से भी पूछूं। साद साहब, क्या हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए तमाम कौमी इशूज़ पर? ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ना हुकूमत के अब तक के इस्लाहात इक़दामात से अवाम सेटिस्फाइड नहीं है। महंगाई अपनी जगह पर मौजूद है, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है। अगर दहशत गर्दी के अपना बलूचिस्तान और KP के में दहशत गर्दी है तो पंजाब और इस्लामाबाद तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, यहाँ पर तो बल्दियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। तो ये मैं मिक्स क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जिस पर आपकी राय दरकार है। देखिए, अभी जब आपने पूछा तो हमारे भाई ने कहा कि दो एग्जांपल्स दी। एक मिसाक मईशत की जब शहबाज शरीफ साहब नेचुरली अपोजिशन में थे, और एक नेशनल एक्शन प्लान की जो कि APS पेशावर के बाद उसमें आर्मी चीफ भी उस वक्त के बैठे, तो वो एक नेशनल कंसेंसस बना जिसके खदोखाल कुछ और थे। अब जबकि आप हुकूमत में हैं, अब जबकि नून लीग हुकूमत में है, तो वही स्पिरिट जो जब अपोजिशन में थी और मिसाक मईशत के पर्सपेक्टिव में थी किसी डायलॉग की, वो अपनानी चाहिए। देखें, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो ही तरीके यहाँ से आगे हैं। एक तरीका ये है कि हम एक दूसरे से कुछ सियासी खलिशात की वजह से लड़ते रहें और उसमें और किसी का नुकसान हो ना हो, एक साइड जीत जाए दूसरी साइड जीत जाए, पाकिस्तान का उसके अंदर कलीदी नुकसान होगा। अगर किसी वजह से PTI जो अपनी पॉपुलैरिटी क्लेम करती है, अगर वो किसी वजह से इस तरह की कोई मोबिलाइजेशन कर दे जिसमें गवर्नमेंट का पावर स्ट्रक्चर, पुलिस वगैरह ओवर पावर हो जाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमने देखा है जिन ममालिक में हुआ है उसमें किस तरह की फिर बाद में खराबियां भी कुछ आईं। और अगर गवर्नमेंट लोगों को अपनी सियासी एक्टिविटी करने से रोकने पे कामयाब हो जाए किसी तरीके से, जैसे कि अभी हमने पिछले दिनों में भी देखा, तो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम पढ़ते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तानी हैं। तो इसमें ये तो किसी के भी हक में नहीं है कि कोई ऐसा क्लैश हो या कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा हो जिसकी वजह से दो ग्रोह क्रिएट हो जाएं और एक को दूसरे पे जीतने या सबकत हासिल करने की ज़रूरत हो, जबकि हम सब पाकिस्तानी हैं। किसी डायलॉग से बात को आगे चलाना चाहिए। हम तो पहले दिन से ये वाली बात मतलब कुछ लोग तो पहले दिन से ये वाली बात कर रहे हैं। अब क्या वजह है कि गवर्नमेंट उस स्पेस को रिस्ट्रिक्ट करती चली जा रही है? कहाँ एक पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही थी, वहाँ से अब वो स्पेस इतनी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी कि अब मुलाकात होने ना होने और बहुत सारे इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो गई। पॉलिटिकल डायलॉग तो बड़ी दूर रह गया। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की स्पिरिट गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑपोजिशन के वक्त दिखाई थी, या APS सानेहा के बाद तो खैर एक और पॉलिटिकल कंसेंसस, एक और कंसेंसस था, वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ कंसेंसस ज़्यादा था, पॉलिटिकल कंसेंसस कम था। तो वही स्पिरिट अगर अभी दिखाएं तो कितना ही अच्छा हो, सब लोग इसको सराहेंगे। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि इसमें अनवर रज़ा पार्लियामेंट को जो है वो पेशकदमी करनी चाहिए। पार्लियामेंट ही एक ऐसा फोरम है जो सियासी जमातों को मुत्तहिद करता है, जो कौमी इत्तफाक राय पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करता है। हमने देखा कि नेशनल इश्यूज़ पर, दहशत गर्दी के इश्यूज़ पर यहाँ बंद कमरे में इजलास हुए, इकॉनमी के हवाले से बंद कमरे में इजलास होते रहे। तो इसी तरह पार्लियामेंट को एक जामे इत्तफाक राय की तरफ बढ़ना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि PTI जो इस वक्त स्टैंडिंग कमेटियों से बाहर हो गई है उसको दोबारा वापस लाया जाए। और स्पीकर कई दफ़ा कह चुके हैं कि, और वो कोशिश भी कर रहे हैं स्पीकर, मुझे मालूम है ज़ाती तौर पर भी, कि स्पीकर ने राब्ते भी किए PTI से कि दोबारा जो है अपनी सीटों पर आए और दोबारा अपनी कायमा कमेटियों में अपना रोल अदा करें। सही है। दोबारा इनको वापस लाया जाए ताकि एक नेशनल जो स्ट्रीम है
उसको एक सही समत मिल सके। बहुत शुक्रिया हाफिज तारिक खलील साहब आपका, बैरिस्टर साद रसूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए, अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।